हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आपके सामने इतना इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ कि अस्थमा का हर पेशेंट पूछता है कि क्या डॉक्टर साहब हमारा अस्थमा ठीक हो सकता है परमानेंट कि नहीं हो सकता। तो अस्थमा ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रॉपर अस्थमा का डायग्नोसिस तो सही है। हो सकता है पेशेंट को अस्थमा हो ही ना, तो प्रॉपर हिस्ट्री के बेसिस पे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बेसिस पे और कुछ एडवांस टेस्ट आए हैं जैसे कि फिनो टेस्ट होता है, कुछ एलर्जी के टेस्ट आए हैं, आईजीई, इस्नोफिल काउंट होता है, स्पुटम इस्नोफिलिया होता है। तो इनके बेसिस पे हम डायग्नोस करते हैं कि अस्थमा है या नहीं है। दूसरी बात, फिर हम ये डायग्नोस करते हैं कि अस्थमा है तो कौन सी स्टेज है। जैसे कि इसमें अस्थमा की स्टेजेस होती हैं। ये नॉर्मल होता है पाइप, ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होती है और एक वेरी सीवियर होती है। इसमें पाइप पूरा बंद हो जाता है, तो जितनी स्वेलिंग ज़्यादा होती है इसमें एयरवे में उतना रास्ता नैरो हो जाता है। तो कौन सा स्टेज है। तीसरा, हम ये डायग्नोस करते हैं कि फिनोटाइप ऑफ अस्थमा क्या है। कई तरीके के फिनोटाइप होते हैं, कुछ चाइल्डहुड अस्थमा होता है, कुछ एडल्ट ऑनसेट होता है, कुछ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अस्थमा होता है, कुछ अस्थमा विद फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो सीओपीडी की तरह बिहेव करता है। फिर हमको ये देखना होता है कि पेशेंट ठीक से इनहेलर और नेबुलाइजर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनका टेक्निक सही है या नहीं है लेने का। उसके बाद देखना होता है कि पेशेंट अपनी दवाई की डोज मिस तो नहीं कर रहे, प्रॉपरली ट्रीटमेंट से अडेयर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही हम पेशेंट को लेबल करते हैं कि पेशेंट को सीवियर अस्थमा है, वेरी सीवियर है और उसको परमानेंट ट्रीटमेंट के इलाज की जरूरत है या नहीं है। चूँकि जो परमानेंट इलाज होता है अस्थमा का, वो एक न्यू इसमें ड्रग्स आई हैं, कुछ नई नई दवाइयाँ आई हैं अभी अभी इंडिया में। और ये नई दवाइयों के ट्रीटमेंट से जब हम अस्थमा को ठीक करते हैं तो हम उसको बायोलॉजिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि बायोलॉजिक ट्रीटमेंट की पेशेंट को जरूरत है भी या नहीं है। तो बायोलॉजिक ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है ये देखने के लिए हमें पेशेंट की सीवियरिटी ऑफ अस्थमा देखना होता है। जैसे कि सीवियर अस्थमा किसको बोलते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड नहीं है अस्थमा डिस्पाइट ऑफ मैक्सिमम एडहेयर ट्रीटमेंट। जो ज़्यादा से ज़्यादा अस्थमा की दवाइयाँ होती हैं, स्टेरॉइड की गोलियाँ होती हैं, इनहेलर होती हैं। अब मैं अस्थमा की जो बेसिक दवाइयाँ हैं उनके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो सबको पता है। वही दवाइयाँ घुमा फिरा के 6-7 दवाइयाँ होती हैं और वो पेशेंट सालों से ले रहे होते हैं और ले करके परेशान हो रहे होते हैं कि ये दवाइयाँ लेते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर वह छोड़ते हैं फिर वैसे हो जाता है, या दवाइयाँ लेने पे भी आराम नहीं होता। तो मैं उन दवाइयों की लिस्ट में नहीं जा रहा हूँ। आज मैं आपको बायोलॉजिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कि एक परमानेंट ट्रीटमेंट है अस्थमा का। तो इसका क्या रोल है, तो ये हम देते हैं सीवियर अस्थमा में जो अनकंट्रोल्ड है डिस्पाइट ऑफ मैक्सिमम एडहेयर ट्रीटमेंट। पेशेंट ट्रीटमेंट भी पूरा ले रहा है, समय से ले रहा है, कोई दवाई भी डोज मिस नहीं हो रही है और मैक्सिमम ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बावजूद भी अस्थमा कंट्रोल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सीवियर अस्थमा। तो अस्थमा कंट्रोल नहीं है ये कैसे पता चलता है कि अगर पेशेंट को बार बार रात को अस्थमा की वजह से उठना पड़ रहा है, उसकी सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो नाइट टाइम अवेकनिंग देखने को मिलती है। या डे टाइम पुअर एक्टिविटी होती है, जैसे पेशेंट बताते हैं कि वो थोड़ा सा भी नहीं चल पाते हैं, तो उसमें हम 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट कितना चल पा रहे हैं। या पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सांस फूल जाता है। या जो रिलीवर मेडिसिन होती है जिसको हम अस्थलिन इनहेलर बोलते हैं, नीले रंग का जो आता है, जो 2 पफ लेते हैं, वो बार बार लेते रहते हैं, बार बार लेते रहते हैं। या किसी डॉक्टर ने कोई दवाई दे दी, जैसे फोरागोट दे दिया, डुओलिन दे दिया, बुडामेट दे दिया, तो वो बार बार लेते रहते हैं। तो एक डोज से ज़्यादा आपको नहीं लेना होता है उसमें। अब आप बार बार ले लेंगे तो आपका अस्थमा ठीक उससे नहीं हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, वो प्रॉपरली इसको डायग्नोस करेंगे कि ये सीवियर अस्थमा है, अनकंट्रोल्ड अस्थमा है। और एक अस्थमा होता है डिफिकल्ट टू ट्रीट अस्थमा। तो इसमें जीना 4 और 5 जो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है इसका अस्थमा का, सबसे स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जिसमें चलती हैं, उन दवाइयों के बावजूद भी अस्थमा जो है अनकंट्रोल रहता है। तो ये सब इसके इंडिकेशंस हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये न्यूअर बायोलॉजिक ट्रीटमेंट पेशेंट के काम करेगा कि नहीं करेगा, उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट का प्रोफाइल देखते हैं कि TH1 टाइप का प्रोफाइल है या TH2 टाइप का प्रोफाइल है। तो TH2 यानी कि टी हेल्पर 2 टाइप का प्रोफाइल अगर है तो बायोलॉजिक ट्रीटमेंट के असर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट अगर 150 से ज़्यादा है या इक्वल है, फिनो की वैल्यू 20 से ज़्यादा है या इक्वल है, स्पुटम इस्नोफिल काउंट 2% से ज़्यादा है या इक्वल है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं और PFT में रिवर्सिबिलिटी भी है, ठीक है, 12% से ज़्यादा, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, अस्थमा के फिनोटाइप भी बोलते हैं। तो फिनोटाइप
बायोमार्कर्स बोलते हैं इनको। तो बायोमार्कर्स ये सारे पॉजिटिव माने जाते हैं और बायोलॉजिक ट्रीटमेंट पेशेंट के काम करेगा ऐसा माना जाता है। तो बायोलॉजिक ट्रीटमेंट खाली हम सीवियर और वेरी सीवियर केसेस में करते हैं, डिफिकल्ट टू ट्रीट अस्थमा में करते हैं, और दैट इज अनकंट्रोल्ड डिस्पाइट ऑफ मैक्सिमम ट्रीटमेंट उनमें करते हैं। और करने से पहले पेशेंट का डायग्नोसिस सही होना चाहिए। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अस्थमा को बढ़ाते हैं, जैसे कि सीओपीडी है तो सीओपीडी को कंट्रोल करेंगे, स्मोकिंग पेशेंट कर रहा है तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलेंगे, एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो एसिडिटी कंट्रोल करेंगे, स्लीप एपनिया साथ में है तो स्लीप एपनिया ठीक करेंगे, एबीपीए है, फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन ठीक करेंगे, एलर्जिक राइनाइटिस नेजल प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये सारा आप पहले एक्सक्लूड कर लेंगे चीज़ें कि ये सारी चीज़ें तो नहीं है, उनको ठीक करेंगे। पेशेंट का अस्थमा का डायग्नोसिस ठीक है, पीएफटी के माध्यम से वो करेंगे, पेशेंट मैक्सिमम दवाइयाँ ले रहा है वो करेंगे, और बायोमार्कर्स जो है वो पॉजिटिव है ये करेंगे। उसके बाद हम बायोलॉजिक ट्रीटमेंट देंगे। तो बायोलॉजिक ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो करते हैं एंटी आईजीई, जिसको हम बोलते हैं ओमेलिजुमैब। तो ये 6 साल से बड़े बच्चों में यूज़ करते हैं। अगली दवाई होती है मिपोलिजुमैब जो एंटी IL-5 होती है। नेक्स्ट दवाई होती है बेनरेलिजुमैब जो एंटी IL-5R अल्फा रिसेप्टर के अगेंस्ट में काम करती है। तो मिपोलिजुमैब और बेनरेलिजुमैब हम 12 साल से बड़े बच्चों में देते हैं और ओमेलिजुमैब 6 साल से बड़े बच्चों में देते हैं। तो ये दवाई यहाँ पे दी जाती है। अगर आपको परमानेंट अपना अस्थमा दिखवाना है, ठीक कराना है, तो उसको प्रॉपरली डायग्नोस करके फिर हम यहाँ पे ओमेलिजुमैब करके इंजेक्शन भी देते हैं अगर हमें लगता है तो। और समय समय पे बायोमार्कर भी कराए जाते हैं देखने के लिए कि कितना अस्थमा ठीक हो रहा है। तो बायोमार्कर वही होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट, फिनो करवाते हैं, स्पुटम इस्नोफिलिया करवाते हैं, और हम ये करा के देखते हैं कि अस्थमा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है। अगर आप इसको 2 या 3 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि अस्थमा ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपके वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।